कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारे दो सबसे अच्छे दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं और हमें दोनों से ही दोस्ती निभानी पड़े? मुश्किल है ना? खैर, ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि यही वो हकीकत है जिसका सामना आज भारत दुनिया के मंच पर कर रहा है। तो असल सवाल यही है कि क्या कोई एक देश एक ही समय पर एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाली सुपर पावर्स का दोस्त बना रह सकता है? यही सवाल आज भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी पहेली भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। तो चलिए आज इसी मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत इस चुनौती से निपट कैसे रहा है? देखिए, 2026 की इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर भारत की चालें काफी दिलचस्प हैं। और इन चालों को समझने के लिए हमें भारत के संतुलन साधने के अनोखे तरीके को देखना होगा। ये बहुत ही सधे हुए कदमों का खेल है। अब देखिए, ये रास्ता कोई फूलों का नहीं है। एक तरफ अमेरिका से 500% टैरिफ की तलवार लटकने का डर है, तो दूसरी तरफ चीन का आक्रामक रवैया लगातार बढ़ता जा रहा है, और इन सब के बीच है रूस, जो भारत का दशकों पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है। अब जरा सोचिए, इन तीनों को एक साथ साधना कितना मुश्किल काम होगा। तो सवाल ये है कि भारत ये सब आखिर कर कैसे पा रहा है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, और वो है रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब सीधा है, फैसले हमारे होंगे, देश का हित सबसे ऊपर होगा, और हम किसी के भी दबाव से आगे नहीं झुकेंगे। आज भारत की पूरी विदेश नीति इसी एक धुरी के चारों ओर घूम रही है। अब ये जो रणनीतिक स्वायत्तता है ना, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसे हकीकत में बदलने के लिए भारत 3 मजबूत स्तंभ खड़े कर रहा है। और इसका जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है, वो है सैन्य आत्मनिर्भरता। मतलब साफ है, अपनी सुरक्षा की गारंटी हमें खुद लेनी होगी। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक नाम दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा मिशन है, जिसका सीधा सा लक्ष्य है भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह से स्वदेशी बनाना। और इस मिशन को लेकर सरकार कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। 2025-26 के लिए डिफेंस बजट रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत मजबूत इरादा है। और मजे की बात यह है कि इस भारी भरकम निवेश का असर दिखना भी शुरू हो गया है। 2014 से लेकर अब तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 से 34 गुना तक बढ़ चुका है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। अब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश नहीं रहे, बल्कि बेचने वालों की लिस्ट में भी शामिल हो रहे हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे के जो टारगेट्स हैं, वो तो और भी बड़े हैं। 2030 तक डिफेंस बजट को लगभग दोगुना करने, प्रोडक्शन को 3 ट्रिलियन तक ले जाने और एक्सपोर्ट्स को 50,000 करोड़ के पार पहुंचाने का लक्ष्य है। ये नंबर्स साफ साफ एक ही कहानी बताते हैं। भारत एक बड़ी सैन्य औद्योगिक शक्ति बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। और हाँ, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ पुराने टैंक और तोप बनाना नहीं है। नहीं, भारत भविष्य की लड़ाइयों की तैयारी कर रहा है। बात हो रही है फ्यूचर टेक की, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलें, एआई से चलने वाले ड्रोन स्वॉर्म्स, और यहाँ तक कि स्पेस वॉरफेयर जैसी क्षमताओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। तो ये तो हुई सैन्य ताकत की बात। अब आते हैं दूसरे और शायद उतने ही जरूरी पिलर पर, क्योंकि आज की दुनिया में असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से आती है। सैन्य ताकत तभी पूरी होती है जब उसके पीछे टेक्नोलॉजिकल आज़ादी हो। और उस टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह कौन है? जी हाँ, सेमीकंडक्टर। वो छोटी सी चिप जो हमारे फोन से लेकर देश की मिसाइलों तक हर जगह है। जैसा कि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण भी कहता है, ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ की हड्डी हैं। इसे आज की दुनिया का नया तेल कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और भारत में इसकी जरूरत कितनी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। जो माह के 2023 में करीब $38 बिलियन का था, अंदाजा है कि वो 2030 तक $100 बिलियन के भी पार जाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मौका भी है और कितनी बड़ी जरूरत भी। और इसी मौके को भुनाने और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं, ताकि देश में चिप बनाने के काम को मजबूती दी जा सके। ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल आज़ादी की नींव है।
और ये मिशन सिर्फ फैक्ट्री लगाने के बारे में नहीं है। इसका मकसद है पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहीं भारत में बनाना। मतलब चिप की डिजाइनिंग से लेकर उसकी टेस्टिंग, पैकेजिंग तक सब कुछ यहीं हो। A to Z मेड इन इंडिया। तो सोचिए, एक तरफ अपनी सैन्य ताकत, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकल आज़ादी। जब ये दोनों पिलर मजबूत हो जाते हैं, तब जाकर खड़ा होता है तीसरा और सबसे अहम स्तंभ। वो है एक आज़ाद और लचीली विदेश नीति। और यहीं पर हमें भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। हम उस दौर से आगे बढ़ चुके हैं जिसे गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट कहते थे, यानी किसी भी खेमे से दूर रहना। आज की नीति है बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट, जिसका मतलब है सबसे जुड़ो लेकिन अपने हितों के आधार पर। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एक तरफ हम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में हैं, जिसका एक बड़ा मकसद चीन को बैलेंस करना है। और दूसरी ही तरफ हम उसी चीन और रूस के साथ ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। मतलब एक पैर इस खेमे में तो एक पैर उस खेमे में। यही है असली मल्टी अलाइनमेंट। दुनिया भर के जानकार भी इसी बात को नोटिस कर रहे हैं। जैसा कि ग्लोबल पॉलिसी जर्नल कहता है, भारत एक ब्रिज बिल्डर बनना चाहता है, जो दुनिया को जोड़े, जो एक स्थिरता लाए। लेकिन ये भी सच है कि ये राह आसान नहीं है। उम्मीदों पर खरा उतरना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस पूरी रणनीति का एक और एंगल है, और वो है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना। भारत चाहता है कि वो विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज बने और उन्हें चीन या पश्चिम पर निर्भर होने के बजाय विकास का एक तीसरा, एक आत्मनिर्भर रास्ता दिखाए। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? ये तीनों स्तंभ, यानी अपनी सैन्य ताकत, अपनी टेक्नोलॉजिकल आज़ादी और सबके साथ जुड़ने की कूटनीति, यही तीनों मिलकर 2026 और उसके आगे के भारत की कहानी लिख रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि रणनीतिक स्वायत्ता कोई खोखला नारा नहीं हो सकता। इसकी नींव देश के अंदर ही मजबूत करनी पड़ती है। जब सैन्य और तकनीकी रूप से हम आत्मनिर्भर होंगे, तभी हम दुनिया के मंच पर अपनी शर्तों पर यह डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट कर सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब दुनिया गुटों में बंट रही है और दबाव बढ़ रहा है, तो क्या भारत का ये संतुलन साधने का अनोखा तरीका आने वाले समय के लिए एक नया मॉडल, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर का ब्लूप्रिंट बन सकता है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।